टर्म्स हैं वो सबको आते रहेंगे, व्हाट इज द परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तब वो चीज़ों पे बात नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, लेकिन सबसे पहला चीज़ हमें डायरेक्ट काउंटिंग करनी है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या चीज़ है, मतलब हमें जस्ट चीज़ों को काउंट करना है, तो नंबर ऑफ वेज काउंट करना है। जैसे मान लो टाउन ए से टाउन बी तक जाने का कोई तरीका है, फिर बी से सी तक जाने के डिफरेंट तरीके हैं, तो ए से सी तक के डायरेक्ट तरीके निकालना है, दैट इज, या फिर टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वेज निकालना है। तो काउंटिंग में हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाला कि डिफरेंट डिफरेंट वेज वाली चीज़ें, दूसरा हम लोग ऐसे भी करते थे बॉक्सेस बना के। तो दोनों ही मेथड्स को देखते हैं। चलो, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास सबसे पहला चीज अपने पास काउंटिंग के लिए नंबर ऑफ वेज का, लेट्स टाउन 1 है, टाउन 2 है, और फिर इधर टाउन 3 भी है। तो टाउन 1 से टाउन 2 पे जाने के कुछ तरीके हैं, लेट्स दो तरीके हैं, वे 1 वे 2। अब 2 से 3 पे जाने के भी तरीके हैं। तो कैसे कर सकते हैं, अब ये 3 तरीके हो गए, 1 2 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम रीचिंग T1 टू T3 इज 2 into 3, मीन्स यहाँ के जो दो तरीके हैं, सो T1 से T2 तक जाने के जो तरीके थे टोटल, T1 से T2 ये 2 वेज, और फिर T2 से T3 3 वेज, तो टोटल 6 वेज। अब इसको हमने डायरेक्ट दोनों अलग अलग इवेंट्स में देखें, जैसे T1 से T2 वाला एक वे, फिर T2 से T3 वाला दूसरा। तो T1 से T2 के लिए हमने अलग वेज निकाले 2, फिर उसके साथ अपने पास कितने थे, T2 से T3 के लिए 3, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया है। हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, मतलब एक वे लिया हमने T1 से T3 तक जाने का, या T1 से T3 तक जाने का ना बोल के मैं बोलूं, यस, T1 से T2 के लिए जो तरीका है उसमें एक ले लिया पहले, मान लो ये वे 1 था, उसके बाद में इस वे के साथ में यहां पे कितने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 के साथ में T2 से T3 के लिए 3 थे, और फिर T1 से T2 वाला दूसरा वे, तो ये वे 1 और वे 2। तो वे 1 के लिए भी हमारे पास है एक तरीका, उससे टोटल 3 तरीके, दूसरा वे 2 के लिए भी हमारे पास 3 तरीके, तो 3 + 3 भी 6। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं। आप दोनों इवेंट्स को अलग अलग देखो, और फिर दोनों इवेंट्स अगर एक के बाद एक हो रहे हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, या फिर दूसरा तरीका कि एक कंप्लीट वे के साथ आप जाओ फिर दूसरा वे स्टार्ट करो। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, और एडिशन कर रहे हो तब क्या है। अब यहाँ पे तो ठीक है, हमें दोनों चीज़ें डायरेक्टली दिखाई दे रही है 3 + 3, बट व्हाट इज द मेन डिफरेंस कि हमें कब एडिशन करना चाहिए और कब हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अगर हम इसको इवेंट्स के टर्म्स में देखें कि कोई भी एक इवेंट्स था E1, दूसरा इवेंट्स था E2, तो अगर E1 भी हो रहा है एंड E2 भी हो रहा है, दैट इज दोनों हो रहे हैं, तो E1 होगा एंड E2 होगा, तो हमें दोनों के कॉम्बिनेशंस के लिए दोनों के जो नंबर ऑफ वेज आएंगे उनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे E1 होने के लेट्स E1 होने के वेज थे m और E2 के n थे, तो अगर दोनों हो रहे हैं हमारे पास E1 एंड E2, देन m × 1। जैसे यहाँ पे T1 से T2 भी जा रहे हैं, देन T2 से T3 भी, दोनों ही काम कर रहे हैं, बस रीड करने का तरीका बदल रहा है। अभी हम लोग T1 से T2 गए एंड T2 से T3 गए, तो T1 से T2 वालों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज T1 से T2 के नंबर ऑफ वेज 2, देन उसके बाद T2 से T3 दैट इज 3, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब वेज की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मेरा वेज बोलने का मतलब क्या है कि ठीक है, मैं ऊपर वाले रास्ते से इधर गया, तो T1 में फर्स्ट वे सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास 3 वेज बच रहे थे, लेकिन अगर मैं T1 में वे 1 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फिर T1 के वे 2 से नहीं जा सकता। तो दूसरा तरीका, आइदर मैं T1 के वे 1 से जाऊंगा, आइदर T1 के मैं वे 2 से जाऊंगा। तो वे 1 से जब गए तो वे 1 से जाने के हमारे पास टोटल 3 वेज, वे 2 से जाने के भी 3 वेज थे, तो आइदर वे 1 आइदर वे 2, सो हमने उसको मल्टीप्लाई किया।
अब वैसे ही अगर यहाँ पे ऐसा होता E1 और E2 दोनों में से कोई एक ही चीज हो रही है, आइदर E1 करोगे आइदर E2 करोगे, देन हमें उनकी दोनों के नंबर ऑफ वेज को जस्ट ऐड करना है। ये एंड और वाली चीज समझती है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ओके, येलो दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, जस्ट अ मिनट। यहां पे हम लोग जो लिख रहे थे, चलो इसको वापस से लिखते हैं। ये क्या बात किया हमने कि दो इवेंट्स हैं, E1 और E2। तो नंबर ऑफ वेज फॉर E1 इज m और E2 के लिए हमारे पास n वेज है। ओके, E1 के लिए m वेज है, E2 के लिए n वेज है। अब हमारे पास दो तरीके हैं कि आइदर E1 और E2 दोनों चीजें होगी या फिर दोनों में से कोई एक होगी। तो जैसे E1 एंड E2, मतलब E1 भी हो रहा है और E2 भी हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल हमने इधर लिया, या दूसरा ऐसे भी ले सकते हैं। जैसे मान लो दो बॉक्सेस है, इसमें हमारे पास 8 बॉल्स हैं, 8 रेड बॉल्स हैं, इसमें लेट्स 6 येलो बॉल्स हैं। तो अब ऐसा कि एक बॉल इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है, तब एक बॉल आइदर रेड वाले सेलेक्ट करो आइदर येलो वाले करो। तो 8 बॉल अगर मुझे इसमें से एक रेड चाहिए तो 8 में से 1 सेलेक्ट करने का 8 वेज, कोई से भी एक बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑल बॉल्स डिफरेंट है। और येलो सेलेक्ट करने के वेज कि येलो लूंगा तो ठीक है, एक येलो सेलेक्ट करने का वेज 6। अब दो तरीके, मतलब दो क्वेश्चन है हमारे पास, बोथ 1 येलो एंड 1 रेड। एक केस हुआ येलो एंड रेड, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, येलो लेने के तरीके, सॉरी रेड लेने के तरीके 8 और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे येलो का। दूसरा, अगर आइदर येलो ले लो आइदर रेड ले लो, देन या तो तुम इनमें से कोई एक ले लो, द रेड में से कोई एक ले लो, तो आइदर 8 वेज हो सकते हैं इसके, और इनमें से भी कोई एक ले सकते हो तो 6, दैट इज 8 + 6, तो आप 14 वेज है। मतलब आपको एक ही बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 8 + 6 टोटल 14 था, उनमें से कोई एक लेने का है। तो बेसिकली अगर हम लोग जनरल वे में बात करें तो क्या है कि अगर हम लोग वर्ड एंड यूज कर रहे हैं, दैट इज दो इवेंट्स को साथ में कर रहे हैं, तो हमें उनका जो नंबर ऑफ वेज रहेंगे उनका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अगर और वेज वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज आइदर चीज है, आइदर एक इवेंट होगा आइदर दूसरा होगा, कोई सा भी दोनों में से एक, तो हमारे पास प्लस करना पड़ेगा। ये पहला चीज समझता है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी। ओके, चलो इसमें किसी को डाउट नहीं है, बढ़िया है। ग्रेट। हाँ, अब इसके बाद अपने पास क्या आती है चीजें, समटाइम्स हमें अब केसेस बनाने पड़ते हैं। मतलब जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स की बातें करें, सॉरी एक मिनट, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं, सॉरी नंबर ऑफ नंबर्स की बात करते हैं, कितने नंबर्स बनेंगे कितने डिजिट्स के। तो अब उसमें समटाइम्स हमें केसेस बनाना पड़ता है, बिकॉज एक साथ चीज़ें हम लोग अगर नहीं देख पा रहे हैं कि ठीक है एक बार में हमें कोई चीज़ पूरा इवेंट जो भी करने का है वो नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे तुम्हारे पास कुछ डिजिट्स है, लेट्स 0 1 2 3 4 5 इतने ही हैं। अब इन्हें हमें 3 डिजिट्स के नंबर्स चाहिए, तब ठीक है 3 डिजिट्स के नंबर अगर चाहिए, तब 3 डिजिट्स के नंबर्स को पहला तरीका, तो आप 3 डिजिट्स के नंबर्स के लिए डायरेक्टली ऐसे बॉक्स मेथड बोल सकते हैं इसको, कि ऐसे बॉक्स फिल करने वाला मेथड आप यूज कर लें। दूसरा केसेस बनाने वाला, केसेस बनाने वाले पास जाएंगे 2 मिनट में। अभी ये 3 बॉक्स फिल करने हैं आउट ऑफ दिस 5, तो हम लोग डायरेक्ट काउंटिंग की बातें करते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली विदाउट रिपीटेशन की बात है, तो कैसे फिल करते हैं, अगर ऐसे 3 चाहिए तो अभी हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास कितने ऑप्शन हैं टोटल,
वैसे हमारे पास 6 डिजिट्स है, मतलब हमारे पास हाथ में 6 चीजें हैं। इनमें से हमें यहाँ पे ये 3 जगह पे नंबर्स लिखने हैं, बट ये 3 डिजिट का नंबर चाहिए। तो अगर 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो फर्स्ट प्लेस पे लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो अपने पास 2 केसेस हैं, एक 0 मतलब विद 0, एक विदाउट 0। हाँ, तो अभी हम लोग 0 या विदाउट 0 वाला ऐसा केस लिख के काम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट काम करते हैं। इस प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को फिल करने का कितना तरीका? तो 1 2 3 4 5, उन 5 में से कोई भी एक आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 में से कोई एक जाएगा। कौन जाएगा उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, 5 वेस। अब इनमें से कोई एक चला गया, आइदर 1 गया या 2 गया, 3 4 नहीं पता, कोई एक गया है। लेकिन फिर उसके बाद इधर अगेन कितने वेज हैं? अगेन 5 वेज, बिकॉज अब ठीक है इधर कोई एक नंबर चला गया बट 0 तो, अब यहां सेकंड नंबर पे तो 0 जा सकता है। तो इधर कितने वेज हो जाएंगे हमारे पास? फिर से 5। अब इधर 5, इधर 5, और फिर यहां पे अब 2 नंबर कोई से भी चले गए तो अब वापस से 4 ही बचेंगे, राइट? हाँ, अब इसमें क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, बस इतना ही क्वेश्चन है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स यूजिंग या मेड बाय यूजिंग द 0 1 2 3 4 5 डिविजिबल बाय 5, और कुछ नहीं दिया। बस उन्होंने बोला है कि 0 1 2 3 4 5 इनका यूज करके नंबर्स बनाओ जो 5 से डिविजिबल है। तो अब डायरेक्ट ऐसा काम नहीं कर सकते कि डायरेक्ट ठीक है बॉक्स बना लिए और उनमें फिल कर दिया। हाँ, उसको भी करने के लिए थोड़ा सा सोचेंगे तो बॉक्स वाले मेथड से कर सकते हैं, बट इस केस में अब केसेस बना सकते हैं हम लोग। कैसे केसेस? कि ठीक है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने का बन रहा है, 0 डिजिट का, 1 डिजिट का, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है, ट्राई करना चाहोगे क्या इस क्वेश्चन को? सॉल्व करोगे? चलो 2 मिनट दिया, सॉल्व करो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 5 तक नहीं जाएंगे। लेट्स 1 0 1 2 3, the total, sorry, find the total number of numbers which includes only 0 0 और 1 और 2 और 3 और all, मतलब कितने भी हो सकते हैं, डिविजिबल बाय, एक नंबर ऐड करना पड़ेगा, रुको, 5 तो होना चाहिए ना, डिविजिबल बाय 5। तो 0 1 2 एंड 5 से कितने नंबर्स बन सकते हैं जो 5 से डिविजिबल होंगे? विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। किसी का 5 आ रहा है, किसी का 4, किसी का 100, कुछ ज़्यादा ही ऊपर नीचे नहीं आ रहा है? एक का 4 5 10 12 15 100, अरे कोई तो 2 सिमिलर दो। फाइव 12, चलो काफ़ी लोगों के आंसर आए। अरे
10, 18, 5, 12। चलो देखते हैं कितना आ रहा है। तो अब ऐसे केसेस में हम लोग अगर केस बनाएंगे तो ज़्यादा सारी सी चीज़ें दिखेगी। कैसे केसेस कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हमें टोटल नंबर्स चाहिए, लेकिन कितने डिजिट का, 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। तो पहला क्या 1 डिजिट वाला नंबर हो सकता है, तो ये केस 1, क्या 1 डिजिट के ऐसे नंबर्स बन सकते हैं जो 5 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली बन सकते हैं। दो नंबर से हमारे पास 0 एंड 5, तो हमारे पास वेस कितने आए, 2। 0 और 5 दो नंबर्स डिविजिबल होंगे, 0 भी डिविजिबल है 5 से और 5 भी डिविजिबल है 5 से। दूसरा अगर मैंने 2 डिजिट्स के लिए तो 2 डिजिट्स में एक चीज फिक्स है, ये जो लास्ट नंबर पे आएगा आइदर 0 आएगा और 5 आएगा। अब यहां पे भी लेकिन दिक्कत है, अगर इस प्लेस पे 5 आ गया तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज है? मैं 0 तो नहीं डाल सकता ना, ठीक है, 5 यहां पे चला गया। अब 0, 1, 2 में से ओनली 2 वेज है यहां पे, तो इस प्लेस को फिल करने के 2 वेज। अगर यहां पे 5 है तो, अब अगर यहां पे 0 है तो आइदर 5 होगा आइदर 0 होगा। तो 0 होगा तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, तो 3 वेज है। और हम लोग लास्ट में 5 और 0 ही क्यों देख रहे हैं? बिकॉज 5 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा? आइदर लास्ट में 0 होगा आइदर 5 होगा। तो इधर से टोटल वेज कितने आ रहे हैं? इधर 3 वेज यहां से और 2 इधर से, तो लेकिन बीच में और है, तो ये 3 + 2 दैट इज 5। तो 5 वेज तो इधर से आ गए, दैट इज 2 डिजिट्स के नंबर जो कि 5 से डिविजिबल होंगे और बस इन लोगों से बनेंगे। 5 आएंगे क्या? ये क्लियर है अपने को? अब जाते हैं हम लोग किस पे? 3 डिजिट्स पे। तो अगर 3 डिजिट्स के नंबर लिए तो अगेन लास्ट में आइदर 0 आएगा आइदर 5 आएगा। तो ठीक है, अगर मैंने ऐसे लास्ट में 0 को ले लिया, ये डिजिट है, ठीक है, तो 0 का डिजिट मैंने फिक्स कर दिया। तो अब ये बची हुई 2 प्लेसेस को फिल करने का कितना तरीका? मेरे पास तो 3 लोग बचेंगे ना, 1, 2 एंड 5। तो 3 में से यहाँ पे फिल करने के 3 तरीके, और फिर एक चला गया तो और 2 बचेंगे, तो 3 फिर से 2 वेज है अपने पास। तो ये 3 × 2 दैट इज यहां से 6 वेज है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे अब यहां पे ठीक है 0 था अपने पास, अभी यहां पे क्या कर सकते हैं? अब 5 को रखना पड़ेगा, ये 5 डिजिट रखा मैंने, तब इस प्लेस को फिल करने के कितने वेज? अब 5 तो चला गया ना, तो क्या बचा है मेरे पास? 0, 1, 2, बट 0 को मैं फिल नहीं कर सकता, तो कितने वेज बच रहे हैं? 2, 1 एंड 2। तो ठीक है, इसको 2 इसका 1, तो ये इधर वाले वेज है ओनली। तो ये 2 वेज आएगा यहाँ से, 2 × 1 दैट इज 2 वेज, ठीक है। ये हो गया मेरा 3 डिजिट का। और कोई बनेगा 4 डिजिट वाला? ऑफकोर्स बनेगा, 4 लोग हैं वहां पे। बट अब यहां पे कितने वेज हैं? क्या मैं 5 को लास्ट प्लेस पे पुट कर सकता हूं? कर सकता हूं। अगर मैंने यहां पे 5 को पुट कर दिया, ठीक है, ये 5 डिजिट यहां पे चला गया, तो अब मेरे पास वापस से 3 लोग हैं, 0, 1, 2। लेकिन 0, 1, 2 में 3 लोग हैं और 3 जगह पे फिल करने का है, तो 0, 1, 2 है यहाँ पे। इस पोजीशन को फिल करने के कितने वेज? 0, 1, 2 में से 0 तो नहीं जाएगा, इधर 1 जाएगा इधर 2 जाएगा, तो 2 वेज, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं जा सकता। फिर अगेन इस प्लेस को फिल करने के लिए देखो
अपने पास 5 पहले चला गया, अब इन दोनों में से कोई एक और चला गया, तो फिर से 2 लोग बचे, बिकॉज अभी 0 जा सकता है, तो वापस से इधर 2 वेज, लास्ट में तो जो भी एक बचेगा उसको इधर ही भेजेंगे। फिर इधर केस 2 दैट इज 0 मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा तो क्या होगा, इधर फिल करने के कितने तरीके हैं, कोई भी 1 2 5 में से कोई भी एक चला जाए, तो 3 वेज, फिर 2 वेज और फिर 1 वेज। तो इधर से आए थे मेरे पास 4 वेज और यहां से आ रहे 6 वेज। तो कितने हो रहे हैं टोटल, काउंट करें। इधर से क्या था 2 + 5 7, 7 + 6 13, और इधर भी थे, हाँ इतना ही था ना इधर, और तो कुछ तो नहीं था। हाँ यहाँ से 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 5 13 + 2 सॉरी 13 + 2 15 और 15 + 4 19, 19 + 6 19 + 6 25। सही काउंट किया मैंने या और कहीं पे कुछ भूला है? सही किया लगता है। समझा क्या अभी क्या किया मैंने? मतलब जिसने भी आंसर भेजा सबका गलत गया यार। सर 3 डिजिट वाले में 2 × 2 आएगा। हाँ कहीं गलती किया इधर, हाँ यहाँ पे गलती किया, करेक्ट। ये 5 डिजिट 5 यहाँ पे फिक्स कर दिया था, तो इधर में अपने पास इन 3 लोगों में से 2 ही, 0 नहीं आ सकता था, 2 वेज थे, लेकिन इधर 0 आ सकता है। सो एक कोई चला गया, या ठीक है 5 चला गया था, कोई एक और चला गया, तो 2 वेज बचेंगे। करेक्ट करेक्ट, इधर 2 वेज थे, हाँ तो इधर 4 वेज आएंगे। सही बात है। और कहीं गलती करी क्या अपन ने? नहीं, अब तो सब सही है। हाँ तो 2 + 5 + 6 + 4 प्लस इधर का ये 4, कितना हो रहा है 10। हाँ अभी फिर गड़बड़ किया है, ये लास्ट का 6, टेन 10 20 27। अभी समझता है क्या? हाँ यस सर, 3 डिजिट के बॉक्स में 2 × 2, हाँ अभी किया अपन ने 2 × 2, यस। So 3 digit ending with 5, it should be 2 × 2. Yes, right, 2 × 2. Correct. Yes. बट किसी का नहीं था रे 27। हाँ एक का था, एंड में आया था। ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ डाउट है? चलो सबको क्लियर है, गुड। अच्छा तो एक क्वेश्चन लिखोगे फिर। हाउ मेनी, ऐसा लिखो, मैं बोल रहा हूं, हाउ मेनी number of n digits, how many number of n digits can be made, how many number of n digits can be made with the non-zero digits
with the non-zero digits in which no two consecutive digits are the same. No two consecutive digits are the same. How many numbers n digit number चाहिए हमको, तो how many number of n digit numbers can be made, n digit है, ठीक है, तो कितने नंबर्स बन सकते हैं n डिजिट के। अब कंडीशन क्या है उसमें, नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर द सेम। तो आप कैसे यहां पे सेलेक्ट करोगे, ट्राई करोगे एक बार। सर डाउट, हाँ बताओ क्या डाउट है तुम्हारा। अरे इतना डाउट चिल्ला रहे हो, डाउट पूछोगे, लिख के भेजो उधर, क्या है डाउट। ऐसा मजा आ रहा है क्या डाउट लिखने में। सर क्वेश्चन नहीं समझाए। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स ऑफ n डिजिट्स, मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर इज n। अब ऑब्वियसली उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी है कि कौन से नंबर्स यूज करना है। इट मीन्स वी कैन यूज फ्रॉम 0 to 9 ऑल, एंड ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड रहेगा। सो n डिजिट्स का बोल रहा है, मीन्स कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली आंसर n के टर्म्स में रहेगा। तो n डिजिट नंबर है और उसमें ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउ ही रहेगा, बट कॉन्जुगेटिव डिजिट सेम नहीं है। जैसे अगर 3 आया तो 3 के जस्ट बाद 3 नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। सर कैन यू रिपीट दी क्वेश्चन। ओके, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ n digits can be made, how many numbers of n digits can be made with the non-zero, अच्छा ये लिखा है क्या नॉन जीरो वाला। सॉरी, मैंने नॉन जीरो नहीं बोला था ना, सिर्फ इतना बोला था, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ n डिजिट्स कैन बी मेड इन विच नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर द सेम। हाँ बस यही है अपने पास, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ n डिजिट्स, हाउ मेनी numbers of n digits can be made such that no two consecutive digits are the same। बस ऐसा है, कोई भी दो consecutive digits सेम नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट्स n है। सर यू सेड नॉन जीरो, ओके बोला था नॉन जीरो, ओके ओके ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन है अपने पास, दोनों ही वाले सॉल्व करते हैं। नॉन जीरो एंड जीरो, मतलब ऑल कंडीशंस, एंड दूसरा नॉन जीरो वाला। सो वी नीड n डिजिट नंबर्स, देयर आर 2 क्वेश्चंस इन दैट। द फर्स्ट विथ नॉन जीरो डिजिट्स, सेकेंड क्वेश्चन है नो अदर कंडीशन, मतलब डिजिट्स का कोई कंडीशन नहीं है,
दैट इज इंक्लूडिंग 0। और फिर इन दोनों के लिए कंडीशन है दैट नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर सेम। हाँ, तो अभी क्या आंसर आ रहा है बताओ? 8 इंटू 5 रेज़ टू n, 9 रेज़ टू n, 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 9 फैक्टोरियल। नहीं नहीं, कुछ और। ओके, एट इंटू 5 टाइम्स n। नहीं, ऐसा नहीं है। द फर्स्ट वन 9 टू द पावर n। नहीं, ऐसा भी नहीं है। 9 रेज़ टू 9 नहीं आएगा फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला हमने बोला है विथ नॉन जीरो डिजिट्स। यस, ये वाला कंडीशन भी है। नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर सेम। 8.5 टाइम्स n, नहीं, ये भी नहीं चलेगा। हाँ, अभी आया पहले का सही। किसी एक का सही आया। चलो, तो पहले का आंसर आया तो मैं सॉल्व करता हूँ विथ नॉन जीरो डिजिट्स। बट उन्होंने क्या कंडीशन दिया है, तो जो भी कंडीशंस दे रहता है हम लोग उसको एज इट इज फॉलो करते हैं। जैसे उन्होंने जैसे बोला अभी अपने पास n डिजिट्स का है, तो ठीक है, n मान लो भाई ये n डिजिट्स है। बट उन्होंने क्या बोला है, जीरो तो है ही नहीं, विथ नॉन जीरो डिजिट्स। मीन्स हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस बच रहे हैं, 1 2 3 अप टू 8। तो अप टू 9। तो हमारे पास फर्स्ट वाले के लिए ओनली 9 ऑप्शंस बच रहे हैं। इन 9 में से हम कोई सा भी फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने का तरीका 9 वेज, इतना तो कर ही सकते हैं। अब उसके आगे जो भी डिजिट्स यहां पे गया वो सेम यहां पे नहीं आ सकता सेकंड प्लेस पे, बिकॉज कंडीशन यही है, नो टू कॉन्जुगेटिव डिजिट्स आर द सेम। तो जो भी नंबर यहां पे गया उसको छोड़ के कुछ भी चलेगा। अब यहां पे क्या गया उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो भी यहां पर है उसके अलावा कुछ और चाहिए हमें यहां पे। तो इसके लिए अपने पास 8 वेज बचेंगे। जैसे मान लो इस नंबर पे 1 चला गया तो बाकी के बचे हुए 8 में से कोई भी जा सकता है। फिर अगले पॉइंट पे भी सेम चीज है। अब इस थर्ड प्लेस पे आने के लिए बस यहां पे क्या गया उसको छोड़ के कुछ भी चलेगा। तो ठीक है, इसको छोड़ दो, बाकी ये यहाँ फर्स्ट प्लेस पे जो आया था वो वापस थर्ड पे आ सकता है, बिकॉज सिर्फ 2 कॉन्जुगेटिव डिजिट्स सेम नहीं चाहिए, वो 3 अल्टरनेट तो हो ही सकते हैं। तो ठीक है भाई, यहाँ पे फिर से 8 वेज, बिकॉज सिर्फ एक ही नंबर है जो आया था उसके जस्ट पहले, उसको छोड़ के बाकी कुछ भी चलेगा। तो 8 वेज, अगेन 8 वेज, ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या 8 इंटू 8 इंटू 8, बट कितनी बार? तो अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे, n। लेकिन ये एक तो इधर चला गया ना 9 वाला, तो अपने पास यहाँ पे n-1 टाइम्स आएगा क्या? तो अगर n-1 टाइम्स आएगा तो हम लोग इसको टोटल ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 8 रेज़ टू n-1। ठीक है, हाँ, ये अभी एंड में आया था। यस, दूसरे वाले का 9 टू द पावर n। हाँ, दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा n डिजिट्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज 2 केसेस हैं। 2 केसेस नहीं है, सॉरी, एक ही केस है। पहले नंबर पे 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ठीक है, वापस से n डिजिट्स की बात है। तो यहाँ पे हाँ, अब अपनी ये थोड़ा, ये भी वैसा ही है, सिमिलर टाइप का। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, लेकिन 9 वेज, 0 को छोड़ के कुछ भी चलेगा। दूसरे प्लेस पे अब 0 भी आ सकता है,
बिकॉज n डिजिट का है तो पहले नंबर पे जीरो नहीं आ सकता था, बिकॉज यहाँ पे तो उन्होंने सेकंड वाले केस में बोला इंक्लूडिंग जीरो, तो इंक्लूडिंग जीरो अगर है तो ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता तो 1 से 9 के बीच में से कुछ आएगा, लेकिन सेकंड प्लेस पे जीरो आ सकता है, सो अगेन 9 वेज। फिर यहाँ पे जो गया उसको छोड़ के बाकी के 9 यहाँ पे फिर से आ सकता है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें सिर्फ 9 का मल्टीप्लाई होगा, सो 9n। हाँ 9n आया कुछ लोगों का, सही है। ग्रेट। अच्छा, ये सब चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं डायरेक्टली, अभी इसमें किसी को डाउट है ऐसे डायरेक्ट ऐसा काउंटिंग करने में, कैसे ये पोजीशन फील कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं? अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। हम डायरेक्ट काउंट कर रहे हैं, अपने पास कितने ऑप्शंस हैं, किसी प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है। सर फर्स्ट वाले में ओके, फर्स्ट वाले में देखो हमारे पास ना सिर्फ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट प्लेस के लिए तो उन्होंने बोला कॉन्जुगेटिव डिजिट सेम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो इससे पहले कुछ है ही नहीं ना, जब पहला वाला फिल करने जाएंगे तो कुछ भी कर दो, तो इनमें से कोई भी एक नंबर उठा के आप यहाँ पे फिल कर दो, तो आप आइदर 1 करोगे, आइदर 2 करोगे, या ऐसा कोई भी 9 में से कोई एक करोगे, बिकॉज जीरो है ही नहीं, तो ठीक है जीरो को तो फिल करने की बात ही नहीं आती है। तो इस प्लेस को फिल करने के तो 9 वेज थे मेरे पास, बट अब कंडीशन है कि जो भी यहाँ पे अगला डिजिट आएगा वो फर्स्ट वाले के सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले के सिमिलर नहीं होगा मीन्स जो भी डिजिट फर्स्ट नंबर पे आया होगा, लेट्स 4 आ गया, जस्ट फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट डिजिट पे 4 आ गया, तो अभी ये 4 जो है ये सेकंड प्लेस पे नहीं आ सकता, तो 4 को छोड़ के जो बचेंगे, तो 4 को छोड़ देंगे अगर, तो भाई एक डिजिट चला गया तो 9 थे टोटल, बिकॉज जीरो तो ऑलरेडी नहीं है, उन्होंने बोल के रखा है नॉन जीरो डिजिट्स, तो जीरो नहीं चाहिए। हाँ, तो बचे हुए 9 में से 8 रहेंगे अभी, बिकॉज एक तो पहले प्लेस पे चला गया था, उसको छोड़ के कुछ भी चलेगा। अब दूसरे प्लेस पे कौन गया मुझे नहीं पता, अब हो सकता है 9 ही चला गया या कोई भी एक 1 चला गया, लेकिन अब थर्ड प्लेस पे ये 4 आ सकता है, बिकॉज 4 फर्स्ट प्लेस पे भी आ सकता है, 4 थर्ड प्लेस पे भी आ सकता है। अगर फर्स्ट प्लेस पे 4 है तो जस्ट कंडीशन ये कि वो सेकंड प्लेस पे ना आए, बाकी जगह चलेगा। फर्स्ट प्लेस की वजह से सिर्फ उसको सेकंड की दिक्कत है। हाँ, थर्ड पे आ रहा है अगर, तो अगेन फोर्थ पे नहीं आ सकता, बट उसको फर्स्ट की वजह से थर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर फर्स्ट पे कोई एक नंबर गया है तब उसको थर्ड पे जाने से कोई इफेक्ट नहीं है। तो सिर्फ एक नंबर जो सेकंड प्लेस पे आया होगा वो हम लोग थर्ड प्लेस पे नहीं लिख सकते। सो अगेन 8 नंबर्स बचेंगे हमारे पास थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए, एंड सो ऑन एवरी कॉन्जुगेटिव टर्म्स के लिए अपने पास आगे सबके लिए 8 ही बचेंगे। अभी समझा सर? ओके, चलो अभी खैर ये तो हमने अभी डायरेक्ट देखा। अब इसी के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड चीजें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के टर्म्स में एनसीआर और एनपीआर डिफाइन किया है। तो एनसीआर और एनपीआर का हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं, बट फिर भी हमें वो पता होना चाहिए, बिकॉज एनपीआर, तो एनपीआर है क्या, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। सो बेसिकली ये n चीजों का परमुटेशन है। द परमुटेशन मीन्स द सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, वहां पे कुछ डिजिट्स थे, उनमें से कुछ सेलेक्ट करें कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, हाँ ये वाला, जैसे इसमें से कुछ 2 डिजिट के नंबर्स अगर मुझे बनाना है, जैसे यहाँ पे 5 था आई थिंक, हाँ यस 5 ही था, तो अब 2 डिजिट्स का बनाना है तो कौन से 2 आएंगे, ऑलरेडी हमने जो कैलकुलेशन किया उसमें सारी चीजें आ गई,
वो 2 डिजिट सेलेक्ट भी हो गए, उनके केसेस भी बन गए। बट ये सारी चीज़ को अगर डायरेक्ट फार्मूला से देखना है तो अपने पास परमुटेशन है, दैट इज PNC, इसलिए नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग NPR अगर लिखेंगे तो NPR का मीनिंग क्या है? परमुटेशन ऑफ R आउट ऑफ N, या और अच्छे से बोले तो परमुटेशन ऑफ R डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ N डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब N डिफरेंट चीजें थी, उनमें से हमने R डिफरेंट चीजें ली और वहां पे उसको अरेंज किए। तो अब ये n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल नोटेशन सबको आता है, ऑब्वियसली आना चाहिए अभी तक, फिर भी यहां पे लिख देता हूं मैं। तो अगर n फैक्टोरियल की बात करेंगे तो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू टिल 1 तक, और ये n माइनस आर फैक्टोरियल जो रहेगा वो n माइनस आर माइनस वन ऐसे कम होते होते किधर तक जाएगा? 1 तक। ठीक है, तो अगर मैं अब NCR लिखूंगा तो इसका क्या मतलब है, या पहले NPR पे थोड़ा सा और काम। तो अगर मुझे NPN का वैल्यू चाहिए तो NPN का वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है तुमको, n फैक्टोरियल बाय n माइनस n फैक्टोरियल, और n माइनस n कितना? 0, और 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल कितना? 1। पता है ना, 0 फैक्टोरियल इज 1, बिकॉज 0 फैक्टोरियल क्या है? मतलब 0 चीज़ों को 0 जगह पे अरेंज करने का तरीका। तो आपके पास कुछ नहीं है और आपको कुछ करना भी नहीं है, उसका भी तो एक तरीका आएगा ही, राइट? कि आपके पास ठीक है, आपको कुछ नहीं करने का, कुछ है भी नहीं, तो 0 चीज़ों को 0 जगह पे अरेंज करने का तरीका है 0 फैक्टोरियल। सो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है अपने पास? 1। तो ये आया n फैक्टोरियल। तो बेसिकली n फैक्टोरियल इज n डिफरेंट चीज़ों का n डिफरेंट, हाँ, n डिफरेंट चीज़ों में से n डिफरेंट चीज़ों का परमुटेशन करना, या डायरेक्ट बोले तो परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दी n फैक्टोरियल। मतलब ये वैसे ही हो गया, n डिफरेंट चीज़ें थी, उनको n प्लेसेस पे हमें अरेंज करना था। तो n प्लेसेस है अगर, और n चीज़ें ही है, तो जैसे मान लो यहाँ पे 1 2 3 5 है, तो अगर 5 चीज़ें हैं तो इस पे फिल करने का तरीका 5, फिर 4 3 2 1, 5 चीज़ों को 5 जगह पे फिक्स करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। सो n चीज़ों को n जगह पे परम्यूट करने का तरीका n फैक्टोरियल। ठीक है, यस, करेक्ट। अब वैसे ही अपने पास NPR के बाद में अपने पास NCR वाली चीज़ें भी है। तो NCR मतलब क्या? जस्ट सिलेक्शन। हाँ, अब सिलेक्शन की बातें आ रही है, अब परमुटेशन हट गया थोड़ी देर के लिए। तो परमुटेशन मतलब था अपने पास अरेंजमेंट, तो अब सिलेक्शन का मतलब क्या है? जस्ट आपको उठा के रखना है चीज़ें, अरेंज नहीं करने का। 10 चीज़ें दी, 10 में से 5 उठा लो, उनको अरेंज उठा के इधर उधर राइट लेफ्ट कुछ नहीं करने का। तो अब उसमें अपने पास क्या चीज़ आता है? NCR। तो अगर मैं NCR लिखूंगा तो NCR क्या है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, राइट? तो ये n चीज़ों, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को मैंने सेलेक्ट किया, उतना ही काम किया, ठीक है? और NPR में सारी चीज़ें हो रही थी। हाँ, तो अब अगर मुझे NPR और NCR में रिलेशन भी चाहिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? तो NPR क्या था, या डायरेक्ट लिखे अभी पहले, तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसमें और इसमें सिर्फ क्या है? r फैक्टोरियल का ही तो डिफरेंस है। तो ठीक है, अगर मैंने इसमें r फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये क्या होगा? पहला वाला पार्ट NCR और ये ऊपर का एक r फैक्टोरियल। तो अगर इसको मैं वर्ड्स में देखूँ तो क्या है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ r objects out of n, मतलब permutation, number of way to permute r out of n is equal to the number of ways of selection of r out of n into the arrangement of r। अब ये वाला जो चीज़ है अरेंजमेंट के लिए या परमुटेशन के लिए हम लोग ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज सिलेक्शन किसी और का हो सकता है और अरेंजमेंट डिफरेंट चीज़ों का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था NPR, दैट NPR इज द सिलेक्शन।
बट अपने पास आर फैक्टोरियल वाला जो पार्ट आ रहा है वो अरेंजमेंट है। जैसे अगर n चीज़ों को n जगह पे अरेंज करने का तरीका भी देखा था हमने, पर n चीज़ों को n जगह पे परम्यूट करने का तरीका मतलब टोटल अरेंजमेंट का तरीका वाज n फैक्टोरियल। तो r चीज़ों को r जगह पे परम्यूट करने का तरीका r फैक्टोरियल। हाँ, तो अब यहाँ पे ठीक है, अभी पूरा NCR में से जो R सेलेक्ट किया उसको ही हम लोग यहाँ पे परम्यूट कर रहे हैं। बट ये परम्यूटेशन के तरीके में अरेंजमेंट के जो कंडीशंस है वो आगे बदल भी सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये सिलेक्शन कुछ और किया, अरेंजमेंट उससे और कंडीशंस आ गई। जैसे नंबर ऑफ नंबर्स कह लेते हैं। खैर अभी तक ये जो लिखा है इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो जैसे हम लोग इस पे क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मेरे पास डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, तब इसको हम लोग NCR और NPR का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। ट्राई करोगे एक बार? तो लिखो क्वेश्चंस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ numbers even, हाँ, total number of, find the total number of even 4-digit numbers, find total number of even 4-digit numbers which can be made by using the 1 2 3 4 5 and 6 without repetition। तब ठीक है, आप इसको डायरेक्ट काउंटिंग प्रिंसिपल से कर सकते हैं, बॉक्सेस बना के, वो एक तरीका है। बट अभी इससे करेंगे। तो इवन नंबर्स बोला इन्होंने और 4 डिजिट चाहिए हमको। तब यहां पे अगर ठीक है NCR से करेंगे लेकिन केसेस ज़्यादा बनेंगे। कौन से 4 लेंगे और उसके बाद फिर उस 4 में से इवन बनाने के लिए मेहनत लगेगी। खैर डायरेक्ट कर लो, अभी इसको दूसरा क्वेश्चन लेते हैं उस पर। ठीक है, अभी इवन के लिए वो NCR में जो 4 सेलेक्ट करने हैं, वो सेलेक्ट करने वाले कंडीशंस के बाद फिर इवन बनाना काफ़ी लेंथी जाएगा। तो खैर ऐसे क्वेश्चन में तो फिर डायरेक्टली अच्छा रहेगा कि अगर इवन बनाना है तो, और ठीक है ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है इस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका। तो अपने पास 3 इवन डिजिट्स है। हाँ ऐसे कर सकते हैं, बस 2 केसेस बना के। जैसे 3 इवन डिजिट्स है 2 4 6, तो इस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका? काफ़ी लोगों का आंसर आया है, सही है, देखते हैं। हाँ तो 2 4 6, तो 3 वेज है अपने पास। इन 3 में से कोई भी एक ले सकते हो आप। अब यहाँ पे मुझे 3 डिजिट्स चाहिए, तब 3 डिजिट्स कोई से भी हो सकते हैं, बस वो एक डिजिट नहीं आएगा जो इधर है। तब ठीक है हम लोग ऐसे डायरेक्ट काउंटिंग से कर सकते हैं। बट अगर उसको सिलेक्शन से करें, दैट इज NCR और NPR से करेंगे, तो कैसा होगा? कोई एक डिजिट इधर चला गया लास्ट प्लेस पे, कोई एक डिजिट चला गया, ये ऑब्वियसली इवन गया, बट ठीक है एक गया। बचे हुए 5 लोगों में से हमें कोई 3 चाहिए, तो 5C3, बिकॉज इन 3 को फिल करने के लिए बचे हुए 5 लोगों में से 3 चाहिए रहेगा। एंड उनको 3 प्लेसेस पे अरेंज भी तो करना है, सो उसके लिए 3 फैक्टोरियल। और ये कितना था? ये 3 वैसे ही था। मतलब ये 2 4 6 3 में से कोई एक सेलेक्ट किया और उसको एक जगह पे फिल करने का तरीका एक ही था। इसको भी हम ऐसा देख सकते हैं, दैट आज 3 इवन डिजिट्स था। तब यहाँ पे आइदर 2 आएगा, आइदर 4 आएगा, आइदर 6 आएगा। तो 2 4 6 में से कोई एक, दैट इज 3C1, द सेलेक्टिंग 1 आउट ऑफ 3 एंड देन अरेंजमेंट ऑफ 1 ऑन 1 प्लेस, दैट इज 1। नाउ यहाँ पे अपने पास 5 ऑप्शंस रहेंगे, तो सेलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 5, नाउ अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑन द 3 प्लेसेस, सो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो टोटल कितना होगा? 5C3 कितना? 5 फैक्टोरियल बाय
3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल तो था ही, इधर वाला भी एक ये 3 था, तो 3c1 इज 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है, यस एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, और बाकी की चीज़ें तो इधर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ रहा है ये सब कुछ। वैसे ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे फैक्टोरियल्स है, अगर ये चीज़ें हमें याद रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे 5 फैक्टोरियल अपने पास कितना होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 120, या ठीक है यहाँ पे डायरेक्ट चलो एक बार कर लेते हैं पूरा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और फिर 3 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 1 ही होता है, तो मैं सिर्फ 2 इंटू 2 लिख रहा हूँ। तो ये 2 से 2 जाएगा, एक 2 से और जाएगा, ये इधर का 4 क्यों जानेगा, तो 2 को भेजो 2, तो अभी कितना बचेगा ये 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 4 जा 180। हाँ ये काफ़ी लोगों का आना चाहिए था, होपफुली आया भी होगा। सर बॉक्स मेथड से भी सेम आंसर आएगा, यस बिल्कुल सेम आंसर आएगा, हाँ आएगा ही डेफिनेटली। आप मेथड से थोड़ी ना आंसर चेंज होता है, मेथड आप कुछ भी यूज़ करो आंसर तो सेम ही आना है। बस हम लोगों ने अभी इसको इसलिए देखा इस मेथड से बिकॉज आपको ये समझ में आए कि अच्छा एनसीआर का यूज़ क्या है, बिकॉज अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली एनसीआर से ही कर पाओगे, आप डायरेक्ट उसको बॉक्स मेथड से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्लियर है, इनमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। नो डाउट सर, ग्रेट, ओके। अच्छा अभी तक सारी चीज़ें जो हमने करी उसमें क्या था, रिपीटेशन नहीं था। अब अगर रिपीटेशन होगा तो क्या होता है, उसमें रिपीटेशन होगा तो अरेंजमेंट नहीं होगा, बस उतना ही डिफरेंस है। हाँ तो अगर मेरे पास रिपीटेशन है, जैसे मेरे पास है 2 2 3 3 3 ऐसा कुछ है, अब इनसे मुझे अपने पास 5 डिजिट का कोई नंबर बनाने का है, तो 5 डिजिट का अगर नंबर मुझे बनाना है दैट इज ऑल 5 का यूज़ करना है, 2 2 3 3 3। तो अब ये 2 2 3 3 3 एक तरीका तो ये हो गया। अब मैं इन दो 2 को आपस में इंटरचेंज तो कर नहीं सकता, या इन 3 को आपस में इंटरचेंज कर नहीं सकता, लेकिन अगर मैं टोटल 5 चीज़ों का 5 जगह पे परमुटेशन लिख रहा हूँ दैट इज 5 चीज़ों को 5 जगह पे अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। यह भी पढ़ा हमने कि 5 थिंग्स 5 डिफरेंट प्लेसेस पे अगर, या 5 डिफरेंट थिंग्स को 5 डिफरेंट प्लेसेस पे अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे 5 डिफरेंट नहीं है। तो एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, अभी ये जो 2 सिमिलर वाली चीज़ें हैं, ये 2 चीज़ें ये तो सेम होगी, तो उनका आपस में अरेंजमेंट की वजह से तो कोई नया वे आया ही नहीं है, तो जो न्यू वे नहीं आया है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, बिकॉज इनका आपस में अरेंजमेंट नहीं है, और 3 लोगों का आपस में कितना अरेंजमेंट हो सकता था 3 फैक्टोरियल, इन तीनों को आपस में चेंज करने के नंबर ऑफ वेज 3 फैक्टोरियल, तो वो 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा काउंटिंग हुआ है, सो इट्स डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। वैसे सिमिलरली फॉर 2 फैक्टोरियल इट विल बी 2 फैक्टोरियल, सही है। अच्छा इसके इन सब चीज़ों पे बेस्ट पे अपने पास एक बढ़िया ही चीज़ आती है जो जेईई मेंस का बहुत फेवरेट भी रहा है, डिक्शनरी। तो अब डिक्शनरी पे चलते हैं। तो अब डिक्शनरी में अपने पास क्या है, कोई भी रैंडम वर्ड ले लेते हैं, लेट्स रैंडम ही ले लेते हैं, ठीक है। तो रैंडम का वर्ड निकालना, अब आजकल थोड़ा सा चेंज भी हो गया, रैंडम वर्ड का डिक्शनरी में इसका ऑर्डर फ्रॉम द इनिशियल और समटाइम्स उल्टा भी पूछा जाता है कि अब ठीक है आप डिक्शनरी में ऑर्डर में लिख रहे हो चीज़ों को,
लेकिन आपको वर्ड अगर रैंकिंग चाहिए पीछे से, नॉट ऑन द फ्रॉम द फ्रंट। मतलब अभी कुछ साल पहले तक सिर्फ फ्रंट फ्रंट वाली चीज़ें आती थी, इस साल अभी उल्टा वाला भी आया कि ठीक है आप पीछे से काउंटिंग करो। तो जैसे इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अगर इसका रैंकिंग निकालेंगे तो दो मेथड से अपने पास रैंकिंग करने की। आप या तो पूरा डायरेक्ट सारे केसेस बना के सॉल्व करो, दैट इज ऑर्डर में लिख के। दूसरा आप डायरेक्ट मेथड। तो हमें दोनों ही आनी चाहिए, बिकॉज अगर डायरेक्ट रैंकिंग पूछी है, डायरेक्ट रैंकिंग जैसे कि अगर ये सारे सिर्फ रैंडम के डिजिट्स से, रैंडम के वर्ड्स जो लेटर्स हैं उससे डिक्शनरी बनाई, तो रैंडम का रैंकिंग क्या आएगा, बस इतना ही है। अब लेकिन कुछ और चेंज कर दिया, उन्होंने लाइक वर्ड की जगह पे कहीं कुछ नंबर्स डाल दिए या कुछ और कंडीशंस डाल दी उन्होंने, जैसे रिवर्स ऑर्डर में पूछ लिया, तो हो सकता है आप डायरेक्ट मेथड करने में कहीं गलती कर दो। तो आपको पूरा टोटल पूरा कंप्लीट केसेस लिखते हुए भी आना ही चाहिए। तो हम दोनों ही मेथड से करते हैं। हाँ, तो क्या होता है अपने पास, ऐसे सारी चीजों को लिख लेंगे पहले, तो फिर जो अपने पास अल्फाबेट्स है ABCD में, उसके हिसाब से इनको नंबरिंग देंगे। तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, A, सो उसका नंबरिंग 1। उसके बाद D, उसके बाद कौन आता है NE, LMNOP, तो LMM आएगा। फिर N, उसके बाद O, और लास्ट में आता है अपने पास R। कितना नंबर हुआ इसका, 5। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है अपने पास इसके लिए, जितने लेफ्ट में इससे छोटे डिजिट, 6 आएगा, सॉरी ये 5 था। हाँ, लेफ्ट में जितने भी छोटे नंबर ऑफ छोटे ऑर्डर वाले, दैट इज लेस ऑर्डर वाले डिजिट्स है, सॉरी डिजिट नहीं, लेटर्स है, उनका काउंटिंग लिखने का। तो ये R का ऑर्डर है 6, अभी उससे स्मॉलर ऑर्डर वाले दैट इज अप टू 5, तो यहाँ पे तो सारे उससे छोटे हैं, सो दैट वैल्यू विल बी 5। यहाँ पे 5 लिखा। अब A के पास चले गए, तो A से स्मॉलर वाले कितने हैं इधर, तो A का तो 1 है ऑर्डर, 1 से छोटा कुछ है क्या, कुछ नहीं, तो इधर 0। फिर N, तो N का ऑर्डर है 4, तो 4 से छोटे 2 लोग हैं, 2 और 3, सो यहाँ पे 2। इधर का ऑर्डर है 2, तो 2 से कुछ छोटा है क्या, कुछ नहीं, तो 0। इस 5 से छोटा 3 है, यस है, सो 1, और 3 से तो लेफ्ट में कुछ बचा ही नहीं है, 0। अब अगला एक चीज होता है जो इस क्वेश्चन में काम नहीं आ रहा है अपने पास, रिपीटेशन वाला। अगर इसमें कुछ रिपीटेशंस होते तो फिर हम यहाँ पे उसके डिजिट्स कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड करते हैं। हाँ, बट रिपीटेशन में एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी पड़ती है, खुद को भी काउंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कहीं पे एक और R होता, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब उसको खुद को काउंट करके, खुद को मिला के लेफ्ट में जितने रिपीट हो रहे हैं उसके नंबर ऑफ फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो कोई रिपीटेशन वाला चीज़ है ही नहीं, तो कुछ डिवाइड करने का जरूरत नहीं है। फिर अगला चीज़ होता है अपना जस्ट इनके पोजीशन की वजह से फैक्टोरियल का मल्टीप्लिकेशन। सो इट्स 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। फिर क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, और फिर प्लस में ये वाला पार्ट इज 0, फिर ये इसका तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस ये तो 0 ही हो गया, फिर प्लस में 1 फैक्टोरियल, तभी ये 5 फैक्टोरियल कितना 120, तो 120 इंटू 5 600, ये 0 हो गया, 3 फैक्टोरियल कितना 6, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 1। हाँ, ये हुआ अपने पास इस नंबर से पहले आने वाले नंबर्स वर्ड्स। तो ये कितना है अपने पास 613।
तो 613 अपने पास क्या है, इतने वर्ड्स रैंडम से पहले आ चुके, तो अब अपने पास इसका रैंक कितना होगा, एक ज्यादा, दैट इज 614। हाँ, तो रैंक क्या आएगा, 614। ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने भेजा था, हाँ सही भेजा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वाला जो तरीका है, जैसे उसमें कुछ और वर्ड ले लिया हमने, इसमें कुछ रिपीट भी करें, बहुत बड़ा सा ले सकते हैं। क्या लें, आइंस्टाइन लेते हैं। चलो, इसका रैंक निकालोगे क्या, हाँ इसमें एक ही इंसान रिपीट कर रहा है ना, अपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का रैंक निकालो तो जरा, क्या आ रहा है, किसी का आ रहा है क्या, हाँ, किसी का आंसर आया, यस सर, रैंडम वाला नहीं समझा, ओके। देखो क्या किया हमने, मतलब फिर से देखते हैं उसको, देखो पहले यही वाला मेथड पढ़ा था तुम लोगों ने, अच्छा किसने किसने डिक्शनरी इसी तरीके से पहले पढ़ा था, वो चैट बॉक्स में ऐसा यस या वाई लिख के कुछ भेज सकते हैं, मतलब एक ने पढ़ा होगा तो खैर पूरे सब ने पढ़ा होगा बेच से। है या ये बताओ किसने नहीं पढ़ा था,
ये वाला चीज़ किसने नहीं पढ़ा था पहले? ऐसा तो कोई नहीं है, सब ने पढ़ा था। ठीक है, हाँ, बट सर अभी डाउट आ रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, फिर से देख लेते हैं उसको एक बार, कोई दिक्कत नहीं अपने को। देखो क्या क्या करते हैं, जैसे अपने पास ए बी सी डी का ऑर्डर होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, अल्फ़ाबेट के बचपन में पढ़ा होगा ए बी सी डी अल्फ़ाबेट। तो अब ए उसमें फर्स्ट नंबर पे आएगा, जेड आएगा 26 नंबर पे। पर अगर ये 4-5 लोग हैं तो बस इनमें ही डिसाइड करना है कि कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। तो जो नंबर्स लिखे हैं, जैसे अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पे ए, फिर कौन है एक डी, फिर एम, एन, ओ और एन आर। हाँ, तो इसी ऑर्डर में आते हैं ये लोग एबीसीडी में। तो ये जो ए है उसका इसका ऑर्डर होगा हमारे पास इस केस में 1, डी का होगा 2, एम का होगा 3, एन का होगा 4, ओ को देना पड़ेगा 5 और लास्ट आ रहा है अपने पास आर 6। कुछ और होता, मान लो कुछ ऐसा होता ए बी सी ई एफ, हाँ, तो फिर A1 था, B2, C3, E4, F5। जिस ऑर्डर में अपने पास ABCD में होते हैं उसी ऑर्डर में उनको रैंकिंग देंगे। तो ठीक है, अपने पास यहाँ पे अभी ABCD जो भी लोग थे यहाँ पे सबको हमने नाम दे दिया कि उसका ऑर्डर क्या है। तो A पे गया हमारे पास फर्स्ट, फिर था D, उसके बाद M, N, O एंड देन लास्ट R। तो अब मेथड क्या है बेसिकली अपने पास, मतलब ये ऐसा नहीं फुल लॉजिक के साथ ही निकाला गया है, बट डायरेक्ट चीज अपने पास क्या रिजल्ट आया है कि हम कैसे फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आर जो है दैट इज ये जो फर्स्ट नंबर है उससे लेफ्ट में अपने पास उससे स्मॉलर ऑर्डर के कितने लोग हैं। तो जैसे 6 है तो 6 से स्मॉलर ऑर्डर दैट इज अपने को 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3, 4, 5 सब चलेगा। तो सब चलेगा मतलब सबके सभी हो गए ना, ये 1 भी छोटा है 6 से, 4 भी स्मॉलर है, 2 भी, 5 भी एंड 3 भी। सो ऑल 5 ऑर्डर्स दैट इज 1, 4, 2, 5, 3 ऑल आर स्मॉलर देन द 6। सो हम लोग यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर अब नेक्स्ट नंबर के पास चलेंगे ए के पास। तो ए से स्मॉलर कितने हैं लेफ्ट में, तो ए से स्मॉलर 4, 2, 5, 3। अब इनमें कौन कौन छोटा है 1 से, तो 1 से कोई छोटा है क्या इनमें, कोई नहीं है। सो यहाँ पे 0, बिकॉज 0 लोग हैं जो इससे छोटे ऑर्डर के हैं। ठीक है, दूसरा मतलब नेक्स्ट वाला अपने पास n के पास गए, तो n का ऑर्डर है 4, तो 4 से स्मॉलर ऑर्डर वाला है। तो 4 से स्मॉलर ऑर्डर मतलब 2, हाँ चलेगा अपने को, 5 नहीं, 4 से स्मॉलर नहीं है 5। तो अब इस केस में n के लिए दैट इज 4 से स्मॉलर ऑर्डर वाले 2 ही लोग बच रहे हैं, D and M, because the order of D is 2, order of M is 3. So अपने पास 2 चीजें बच रही है 2 and 3, so there are 2, so इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 2। ठीक है, अगला चीज, फिर D के पास गए तो D का ऑर्डर था 2, लेकिन उससे स्मॉलर कोई है क्या लेफ्ट में, नहीं, तो वो 0। फिर 5 से स्मॉलर ऑर्डर 3, यस, तो 3 के लिए 1 लिखा है, देन इधर 0। अभी समझा क्या ये वाला चीज ऑर्डरिंग कैसे करी। उसके बाद तो सिंपल, यहाँ पे ना जो लास्ट वाला जब सबसे लेफ्ट मोस्ट चीज है वहां से फैक्टोरियल्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और वो भी पोजीशन की वजह से। तो पहले प्लेस के लिए लेकिन 0 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये वाला लाइन हमेशा ऐसा ही जाएगा, बस 0, 1, 2, 3, 4, 5 करते जाओ। फिर इन दोनों चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, इधर भी मल्टीप्लिकेशन, इधर भी मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये 2 का मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 में, और फिर ये सारी चीज़ों को ऐड करने का है। बस ये कैलकुलेशंस किए तो अपने पास ये आंसर आया। अभी समझता है क्या? यस सर, थैंक यू। ओके, ओके, उसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था एक आइंस्टाइन वाला, तो आइंस्टाइन का आंसर आया किसी का?
हाँ, एक का आया 3153। अच्छा, इतना खतरनाक आ रहा है, आ रहा होगा। चलो देखते हैं। तो इसमें फिर से क्या करेंगे, सारे सब लोगों को ऐसा लाइन से लिखते हैं, ई फिर आई एन एस टी ई आई एन। अब इसमें पहले तो ऑर्डर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले कौन दिख रहा है, ई से स्मॉलर तो कोई नहीं है, तो ठीक है भाई, फर्स्ट, इधर भी दिया फर्स्ट। ई के बाद कौन है, आई, ठीक है, इसको सेकंड, और इस आई को भी सेकंड ही देना पड़ेगा। आई और आई तो सेम ही है ना। फिर उसके बाद एन आ रहा है, इट्स 3 फिर एस, फिर टी 5। तो 5 ही डिफरेंट पेयर्स थे यहाँ पे, ई आई एन एस टी ई आई एन, राइट। हाँ, अब ई से कोई स्मॉलर है, इससे स्मॉलर चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, तो कोई नहीं है, तो भाई ई के लिए 0। फिर इस आई से स्मॉलर उसके लेफ्ट में कितने हैं उसका डिजिट चाहिए, तो आई का ऑर्डर है 2 और लेफ्ट में सिर्फ एक है ई, तो यहाँ पे नीचे 1। फिर एन, एन से एन का ऑर्डर कितना है 3, तो 3 से स्मॉलर कितने इधर, एक तो 1 और ये 2, 2 लोग आ रहे हैं, सो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर आएगा ऑर्डर 4 वाला, तो 4 से स्मॉलर, हाँ एक है 1 2 एंड दैट 3, तो ठीक है भाई 3 आ जाएगा। 5 से स्मॉलर ऑल 3, तो 3 है। फिर इससे स्मॉलर कोई नहीं है, इससे भी स्मॉलर कोई नहीं है लेफ्ट में, इससे भी कोई नहीं है। ऐसे लिखा तुम लोगों ने, होपफुली ऐसे लिखना चाहिए। अब लेकिन इसके नीचे हमें डिवाइड करना पड़ेगा रिपीटेशन वाली चीज़ें। तो रिपीटेशन वाली चीज़ें, अब वैसे इस 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट में लिख देता हूँ। ई के नीचे में उससे डिवाइड करना है, मतलब कितने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, कौन डिसाइड करेगा, कितने नंबर ऑफ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं इंक्लूडिंग इटसेल्फ। तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो ई और ई दोनों सेम चीज़ है, रिपीट हो रही है, तो एक ई की वजह से 2 फैक्टोरियल डिवाइड में करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसका, बिकॉज 0 है, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ई से किया, उसके बाद आई भी रिपीट कर रहा है क्या, यस आई भी रिपीट कर रहा है, सो आई के लिए भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। द नेक्स्ट वन एन, एन भी तो रिपीट कर रहा है, तो एन रिपीट कर रहा है, तो भाई एन से भी डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल। अभी ये थोड़ा सा जगह कम बचेगा, तो मैं थोड़ा इसको छोटा लिखता हूँ। इधर आएगा 2 फैक्टोरियल, फिर से 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब आई के पास चले गए, मतलब सेकंड प्लेस पे, इसको मिला के इसके लेफ्ट में, तो ये आई खुद रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आई की वजह से एक 2 फैक्टोरियल लिखा मैंने। और कोई रिपीट कर रहा है, एन, हाँ एन भी कर रहा है। और कोई कर रहा है, नहीं, एस नहीं कर रहा है, टी नहीं कर रहा है, ई कर रहा है रिपीट, बट ई का दूसरा वाला जो ई था वो तो उसके राइट में चला गया ना, उधर तो जाना ही नहीं है, सॉरी अपोजिट साइड चला गया लेफ्ट में, वहाँ तो जाना ही नहीं है। बस यहाँ से आई से राइट में इधर देखना है, ये दूसरी साइड भूल जाओ, अभी इसका काम हो गया। तो हमें जस्ट इधर चाहिए चीज़ें, तो इधर तो ई रिपीट नहीं कर रहा है, इधर तो ओनली 1 टाइम है ई, सो इसके डिवाइड में सिर्फ 2 ही बार 2 फैक्टोरियल आएगा। हाँ, इधर 2 के डिवाइड में, तो उसके लिए एन के लिए आएगा एक बार 2 फैक्टोरियल, बाकी कोई और रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, ध्यान लो। इसके डिवाइड में कुछ आएगा, नहीं आएगा, फिर भी मैंने 1 फैक्टोरियल लिख दिया, बट इधर कोई रिपीट नहीं कर रहा है। सेम चीज़ इन लोगों के लेफ्ट राइट में भी कोई रिपीट नहीं कर रहा है, तो रिपीटेशन का काम खत्म। रिपीटेशन के नंबर्स में किसी को कुछ कंफ्यूजन है, किससे क्यों डिवाइड किया, तो पूछ सकता है। गलत है सर, मैंने कुछ गलत किया, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।
चलो यहाँ तक लग नहीं रहा किसी को डाउट है तो बढ़िया है। तब आगे क्या, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब फैक्टोरियल्स किसके लिए, पोजीशन के लिए फर्स्ट के नीचे 0 फैक्टोरियल, इधर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, देन 4 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल, देन 6 फैक्टोरियल, देन 7 फैक्टोरियल। और फिर इन लोगों का आपस में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करने का है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही हो रहा है, उसको लिखेंगे ही नहीं हम लोग। जो 0 हो रहा है उसको अब नहीं छोड़ दो, उसको लिखते नहीं है। तो ये वाला क्या आएगा, 6 इंटू 2 फैक्टोरियल, सॉरी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला काम हो गया। प्लस मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था। फिर यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर अगेन 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये वाला पार्ट लिख रहा हूं मैं। ये तीनों तो 0 ही है क्या, तो कुछ मतलब नहीं है इनका, सब 0 है, छोड़ दो उनको। तो कितना आएगा अभी इधर, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अरे ये क्या हुआ, तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2, वैसे वो याद होना चाहिए, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 720, पर ठीक है हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2, ये 2 चला जाएगा तो 5 फैक्टोरियल 120, फिर ये 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल अगेन 6, तो 3 इंटू 6, बाकी सब तो 0 ही है। तो और इसको देखेंगे तो कितना बच रहा है, ये 2 से 4 चला गया, तो 6 5 जा 30, हाँ तो 30, 3 2 जा 6, 6 3 जा 80, इतना सही आया, हाँ ना 180, प्लस ये 120 तो था ही, प्लस 24 3 जा दैट इज 72, प्लस 6 3 जा 18, कितना हो गया ये 72 प्लस 18 90, और ये 300 390 आ रहा है क्या, ऐसा आ रहा है, इतना बड़ा साइंटिस्ट इतनी सी रैंक। किसी का आया था 295 5900, ना ना ना, $5,900 ऐसा इतना खतरनाक, नहीं ना भाई, ई से स्टार्ट होने वाला पहला डिजिट है, उधर भी EIN, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4-5 ही लोग हैं बीच में, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 फैक्टोरियल आ सकता था, 6 फैक्टोरियल, इतना तो नहीं आएगा। ये समझ रहा है क्या सर, ई के 0 के नीचे 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल कैसे आया, ई के जब डिवाइड करने वाला चीज़ क्या है अपने पास, उसके राइट में, मतलब मैं ये राइट साइड बोल रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वाला जो चीज़ है वो अगर राइट साइड है, तो उसके राइट में अपने पास कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं इंक्लूडिंग इटसेल्फ। जैसे ई है तो ई को मिलाकर उसके राइट में कितने और लोग हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो जितने बार रिपीट होंगे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो ई के राइट में एक तो खुद ई है और एक बार और एक्स्ट्रा ई आ रहा है, ये दोनों ई, तो ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, सो ई फैक्टोरियल, ई के 2 लोग हैं, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं। तो पहला वाला ये जो था वो ई की वजह से आया, दूसरा वाला आया अपने पास एन की वजह से, या आई की वजह से बोल सकते हैं, आई भी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो आई 2 बार है तो उसके लिए भी आएगा, और फिर तीसरा वाला भी है एन, तो उसके लिए भी आएगा। समझता है भाई, डिक्शनरी में आना चाहिए इधर लोगों का यार आंसर।
हाँ, डिक्शनरी आनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर कोई चांस रहता है किसी टाइप के क्वेश्चन का आने का तो डिक्शनरी ही रहता है। ठीक है, चलो तो अभी और थोड़ा आगे चलते हैं। अभी डिक्शनरी वाली चीजें होगी क्या तुमसे सॉल्व? ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा बायनोमियल वाला प्रॉपर्टी से याद है क्या? मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स है अपने पास, जो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो पहला चीज NCR प्लस NCR प्लस 1, ये क्या होता है? बेसिकली ये क्या है, n में से कुछ r सेलेक्ट किया और फिर n में से r प्लस 1 सेलेक्ट किया। तो इस टाइप की चीज़ों का भी हमें PNC में जरूरत पड़ेगा। तो ये वाला एक प्रॉपर्टी बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का याद होना चाहिए। NCR प्लस 1 इज n प्लस 1 CR प्लस 1। अच्छा, अगर लेकिन बायनोमियल कोएफिशिएंट का कुछ चीज़ PNC से भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे ये वाला चीज़ अगर मैंने कहीं पे लिखा है NCR इंटू MCP प्लस NCR माइनस 1 इंटू MCP प्लस 1, हाँ ऐसे ही चलता जा रहा है मेरे पास। या इधर से भी और थोड़ा पहले से, ये NC0 MC, हाँ ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, उल्टा, P प्लस R NCP प्लस R MC0 से लेके कुछ इस तरीके से कि बीच में RP आया, फिर R माइनस 1 P प्लस 1, लास्ट में NC0 MC R प्लस P। इसका वैल्यू बता सकते हो क्या? अभी तक जो हमने कॉम्बिनेशन वाला चीज पढ़ा उसी से डायरेक्टली। कोई बताना चाहेगा ये वाला चीज? अब देखो ये वाला टाइप का चीज क्या है, ये NM 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 ऊपर में ना NM NM सेम है। तो अगर मैं इसको जस्ट ऐसे रीड करके देखूं तो NCP प्लस R क्या है? द सिलेक्शन ऑफ P प्लस R फ्रॉम N। मतलब ठीक है, P प्लस R का वैल्यू N से भी कम है और M से भी कम है, ये सारी चीजें डिफाइंड है। तो N में से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं P प्लस R, बट M में से कर रहे हैं 0। या फिर ऐसे जनरल टर्म की बात करें तो N में से R किया, M में से P किया, या फिर N में से R माइनस 1 किया, देन P में से M में से P प्लस 1 किया। तो N में से R माइनस 1 अगर कर रहे हैं तो M में से P प्लस 1 करना पड़ेगा। मतलब अल्टरनेट वाला चीज हो रहा है, मतलब कुछ इसमें से कर रहे हैं N में से सेलेक्ट कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं हम लोग M में से। बट इस टाइप में नीचे वाला जो चीज है हर बार अपने पास क्या है, द सम, दोनों का सम। अगर पहले में से P प्लस R कर रहे हैं तो दूसरे में से 0, दैट इज दोनों का सम जो आ रहा है वो P प्लस R है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इधर से एक R कर रहे हैं तो दूसरे में से P, तो दोनों का सम कितना आएगा, R प्लस P। इस केस में भी वही है, 1 इंक्रीज कर रहे हैं एक में, दूसरे में 1 डिक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों का सम ऑलवेज R प्लस P रहेगा। तो हम लोग, और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है ऑल पॉसिबल केसेस है, कुछ फर्स्ट में से दैट इज N में से, कुछ M में से, बट तो हर बार टोटल जो सिलेक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है अपने पास, P प्लस R। सो द टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग P प्लस R आउट ऑफ N एंड M, कुछ N में से लिया, कुछ M में से लिया, द टोटल पॉसिबिलिटीज लिखी हुई है यहाँ पे।
तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, द सिलेक्शन ऑफ P प्लस आर आउट ऑफ N प्लस M। मतलब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ना भाई, N एंड M में से हमने P प्लस आर को सेलेक्ट किया, जितने भी पॉसिबल वेज थे वो सब लिखे हुए हैं। तो ठीक है, ऑल पॉसिबल वेज को यहाँ पे लिखा तो उसको डायरेक्टली लिख दो। ये समझता है? यस सर, ओके, सही है। ठीक है, अब इसमें एक और काम का चीज जो अपने पास रहता है, दैट इज बायनोमियल या कोफिशिएंट्स में अपने लिए जो काम आ सकता है, जो अपने को पता होना चाहिए, NPR और NCR एंड NCN माइनस आर, ये दोनों चीजें इक्वल रहेगी, राइट। तो NCR और NCN माइनस आर, तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, दैट इज सिलेक्शन ऑफ R आउट ऑफ N और सिलेक्शन ऑफ N माइनस आर आउट ऑफ N इज द सेम वे। मतलब हम लोग अरेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये R और N माइनस आर क्या है अपने पास, अगर टोटल N थे तो N में से अगर R सेलेक्ट कर रहे हैं तो बचे हुए जो लोग हैं वो N माइनस आर आएंगे। तो अगर मान लो अपने पास 50 लोग थे, उसमें से अगर 20 सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 30 दूसरा वाला साइड है। तो अगर 20 एक साइड आया तो दूसरी साइड में 30, तो आप 20 को सेलेक्ट करो या 30 को सेलेक्ट नहीं करो, दोनों सेम बात है। तो R का सिलेक्शन आउट ऑफ N या N माइनस R का नहीं सिलेक्शन आउट ऑफ N विल बी द सेम थिंग। सो NCR इज NCN माइनस R। ठीक है, इस बार जेई में इस पे भी क्वेश्चन आया है, मतलब बहुत ही आसान था। अगर पीवाई को देखोगे इस साल 2024 के, तो इस पे एक क्वेश्चन है, जस्ट लिटरली इसी पे है। अब अगर इसको मैं और स्टैंडर्ड वैसे लिखूँ तो क्या है, कैसा NCX इज इक्वल टू NCY होगा। तो ये वाला इक्वेशन कब ट्रू हो सकता है, दो केसेस, आइदर x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n हो जाए। भाई x और y सेम हो गया तब तो चीज़ें सेम ही आने वाली है ना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बट ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का सम n है, दैट इज कोई एक दूसरे के n में से डिफरेंस करने के बाद आ रहा है। जैसे यहाँ पे y को लिख सकते हैं n माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। अच्छा, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। ओके, अब अरेंजमेंट कर रहे हैं। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो अगर अलाइक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास, अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, तो आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास 10 चीजें लिखी हुई है लेकिन सबकी सब सेम है, सर ठीक है, 10 रेड बॉल है, 10 की 10 सेम है, उसमें से आपको 3 सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके हैं, 10 में से आपको कोई 3 सेलेक्ट करनी। अगर डिफरेंट होती तो बातें अलग थी। थोड़ी देर पहले हमने देखा सेलेक्टिंग 3 आउट ऑफ 10 विल बी 10C3, बट वहाँ पे वो सब अलग अलग चीज़ें थी, अब अलग अलग नहीं है। आपके पास सबके सब सेम बॉल्स हैं। मान लो आपके पास 10 रेड बॉल्स है बट सबकी सब सेम है, तो आप इसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं आपको। तो आपने ठीक है कोई सी 3 सेलेक्ट करी, तो ये कितने डिफरेंट तरीके से आप 3 सेलेक्ट कर सकते हो, कोई बताना चाहेगा? नहीं, ओके। अगर सेम चीज है, आपको 3 ही सेलेक्ट करना है तो एक ही तरीका होगा, आप कोई भी 3 लेके आ जाओ। जैसे मेरे पास यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है, चलो 1 1 1 कितने 1 लिखे मैंने, 7, ठीक है। ये अभी बनाने ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं, सब सेम 1 है। अब इसमें से मुझे 3 1 सेलेक्ट करने हैं, तो कौन से 3 उठाऊं मैं, कोई से भी 3 उठा लूंगा। तो मान लो ये फर्स्ट 3 उठा लिए, तब भी वो ऐसे ही रहेगा, बचा हुआ पार्ट सेम रहेगा। हाँ, अगर मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर वाला
फर्स्ट सेकंड और कोई और उठा लिया, मान लो सेकंड थर्ड और फिफ्थ वाला उठाया, तब भी तो वो सेम ही चीज़ रहेगा, क्योंकि सेम चीज़ है ना। जब अलग अलग दिख ही नहीं रहा है, जो भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हर बार तो सेम ही आ रहा है, बिकॉज जो भी टोटल चीज़ें थी वो तो सेम थी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ओनली, वहाँ पे क्या 3 नंबर्स उठा रहे हैं तो कोई भी 3 उठा लो, हर बार सेम ही रहेगा। तो जब आप एवरी टाइम आपके पास सिलेक्शन के बाद वो एक ही चीज़ आ रही है तो नंबर ऑफ वेज तो बदले ही नहीं ना। तो अगर अलाइक ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस उनके कितने डिफरेंट हो सकते हैं क्या? अगर आप सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हो तो डिफरेंट नहीं हो सकते। जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लिखे थे, उसमें से 3 वंस अगर मैं सेलेक्ट करूँगा, आप कोई भी 3 वन सेलेक्ट करो वो सेम ही वेज है। आपके पास ऐसे 10 रेड बॉल रखी हुई है, 10 रेड बॉल में से आप कोई 3 रेड बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, कोई से भी 3 करो, सबकी सब सेम है तो एक ही वे हुआ। सो द काउंटिंग कब डिफर करेगी ये अपने को सोचना पड़ेगा। तो कब डिफर कर सकती है? जब वो 3 की जगह पे मैं 4 सेलेक्ट करूं। हाँ, अगर 3 ना सेलेक्ट करके अगर मैं 4 सेलेक्ट कर रहा हूं तब वो अलग बात हो गई। तो अब अलाइक ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका अपने पास ओनली डिफर करेगा उनकी काउंटिंग पे। तब हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स में तो n ऑब्जेक्ट्स अगर हैं तो टोटल वेज कितने हो सकते हैं? हो सकता है मैं 1 सेलेक्ट करूं, हो सकता है मैं 0 सेलेक्ट करूं। अच्छा, 0 सेलेक्ट करने का कितना तरीका? ऑब्वियसली 0 सेलेक्ट करने का तरीका एक, कुछ नहीं सेलेक्ट करना भी तो एक काम है ना। जैसे अपने पास सेट्स में आता है एम्प्टी सेट, हाँ वैसे ही चीज़। तो 0 सिलेक्शन इज द वन वे, ठीक है। अब एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है, मतलब ठीक है मेरे पास n बॉल्स है बट मुझे उसमें से एक बॉल उठानी, एक तरीका। मुझे 2 बॉल उठानी है तो 2 बॉल उठाने का कितना तरीका? वो भी एक ही तरीका है। 3 बॉल उठाने का तरीका, कोई से भी 3 उठा लो, एक ही तरीका है। हाँ, तो सारी जो काउंटिंग है सिर्फ उससे पता चलेगा कि अच्छा मुझे 1 बॉल उठाना है या 2 बॉल उठाना है, ये बात अलग है। तो 0 उठाऊं, 1 उठाऊं, 2 उठाऊं, 3 उठाऊं, ये चीज़ अलग है। सो ऐसे 0 से लेके n बॉल तक टोटल वेज जो आएंगे मेरे पास n+1 वेज होंगे। ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स मतलब n में से टोटल हमने सेलेक्ट किए, तब टोटल सिलेक्शंस। तो इसको और अच्छे से मैं ऐसा भी लिख सकता था सर, नंबर ऑफ टोटल सिलेक्शन, नंबर ऑफ टोटल सिलेक्शन आउट ऑफ n अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। हाँ, अब अगर ये सिमिलर होते तो तब तो बातें अलग थी। तो अगर मेरे पास सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में तो मेरे पास सारी चीजें हैं। हो सकता है मतलब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूं मैं, n डिफरेंट, या बोलूं कि मैं n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें ऐसा हो सकता है भाई मैं 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, या ऐसा हो सकता है अगेन 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, या 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, टिल n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं। बट इनमें 0 सेलेक्ट करने का तरीका है NC0, 1 सेलेक्ट करने का तरीका है NC1, 2 सेलेक्ट करने का तरीका है NC2, वैसे ही n चीज़ों को सेलेक्ट करने का तरीका है NCN। तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स में ये सारी चीज़ों के लिए 1 तरीका था, तो ये हमने 1+1+1 ऐसा ही ऐड करते गए। कितनी बार? n+1 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे ये वाला चीज़ अलग अलग है, NC0 अलग, NC1 अलग, NC2 अलग। मतलब 2 लोग उठाना है तो वो 2 अलग अलग कौन से पैर में उठाएंगे वो बातें अलग है। तो अभी इसके टोटल वेज, तो ये सम कितना होता है अपने पास?
कोई बताना चाहेगा ये सम कितना होता है? किसी को याद नहीं है? वेरी गुड, मत बढ़िया, किसी को याद नहीं है? तो अपने पास इसमें क्या होगा, NC0, NC1, NC2 अप टू NCN वाली चीज है। ये बायनोमियल एक्सपेंशन याद है क्या, 1 + x द होल रेज़ टू n। तो उसमें x की जगह पे 1 डालोगे तो ये कोफिशिएंट्स मिलते हैं। दीज आर द सम ऑफ द ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स, 1 + x द होल रेज़ टू n। ये अगर याद होगा तुमको तो इसके समेशन में ये सब चीजें आएगी। तो सिर्फ होता है ये 2n। ठीक है, तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स के लिए अपने पास सिर्फ n+1 और डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो 2n। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, किसी का कुछ तो आया चेक पे 2n। हाँ चलो, ये तो याद था 2n, बढ़िया। सही है। तो कितना टाइम हुआ? टाइम बचा है क्या अपने पास? बचा है। अब देखिए, ये तो अलाइक ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन हो गया, अरेंजमेंट भी हो गया। अब इन पे थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चंस भी अपने पास, जैसे अरेंजमेंट वाली जो चीज़ें और चीज़ें भी आती है, जैसे अल्टरनेट रख दो एक के बाद एक, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया वैसे वो मिसिंग वो टर्म वाला कि कौन सा किया था, नंबर वाला, द नेक्स्ट नंबर विल बी डिफरेंट। बट अपने पास अब चीज़ें आती है जैसे अल्टरनेट रख दो, या दो लोग हमेशा साथ में आने चाहिए, दो लोग कभी साथ में नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए भी अपने पास कुछ अच्छे तरीके हैं, जैसे स्ट्रिंग मेथड, मतलब अगर दो चीज़ों को हमेशा साथ में रखना है तो उनको साथ में लेते हैं, दो लोगों को हमेशा साथ में रखते हैं, डिफरेंट रखने का है तो गैप मेथड, तब उनके पास चलते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखो, मतलब ऐसा ही कुछ भी ले लेते हैं अपन, AAA BB D, ठीक है ऐसा। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, ऐसा अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। तो टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट, दूसरा, मतलब पहले वाले में कुछ कंडीशन ही नहीं है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए अपने को कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे। बताओ जरा कितना आएंगे? नहीं, ये तो आसान ही है, आंसर आना चाहिए ज़्यादातर लोगों का। हाँ, तो टोटल कितने लोग हैं? 3 2 5 2 7, सो 7 फैक्टोरियल। जितने लोग रिपीट कर रहे हैं बस उनसे डिवाइड कर दो, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सिंपल। ऐसे ही लिखा होगा सबने होपफुली। ये 3 लोग, जितने लोग रिपीट करते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 3 बार A आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, 2 बार B आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, 2 बार D आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल। अगला ऐसा कि 2B जो है, 2B आर ऑलवेज टूगेदर। तो अब ये दोनों हमेशा साथ में है, BB। तब स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं, या हम लोग डायरेक्टली भी बात करते हैं इसके कि ये दोनों अगर हमेशा साथ में है तो जो दो लोग हमेशा साथ में है, सॉल्व करने का दो तरीका कि आप पहले उन दोनों को साथ में ले आओ और सिर्फ वही निकालो, या फिर
टोटल वेस्ट में से वो सब हटा दो जब वो लोग साथ में नहीं थे, तो वो चीज़ यहाँ पे टफ होगी कि टोटल वेस्ट में से उल्टा वाला करना। हम लोग सीधा काम करते हैं, टोटल वेस्ट में से वो सब हटाने की बजाय इन दोनों चीज़ों को साथ में रख दो। मतलब ये जो बीबी है अपने पास, उनको ऐसा एक बॉक्स में रख देने का। ये ए ये तीन तो ठीक है, ये बी और ये बी जो है ये हमेशा साथ में रहे। तो अब इसको एक ही क्वांटिटी सपोज करेंगे, क्योंकि ये लोग तो हमेशा साथ में रहेंगे, जहां पे भी जाएगा ये बॉक्स ऐसे ही जाएगा। तो ये 3, ये 4 और ये लास्ट के 2, तो अपने पास टोटल 6 लोग ही हैं। सो दिस वैल्यू विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब b का तो एक ही सपोज किया है ना, तो डिवाइड भी सिर्फ a के लिए और d के लिए करेंगे। तो a के लिए 3 फैक्टोरियल और d के लिए 2 फैक्टोरियल। हाँ, अगर गलती से ये b वाले में कुछ अलग अलग होता, मान लो अंदर ये दो लोग भी अलग होते हैं, मान लो ये p और q है, तो फिर उसका भी अरेंजमेंट साइड में करते हैं। लेकिन ये दोनों अभी सेम है, तो इन दोनों का आपस में इंटरचेंज होने का भी कोई चांसेस नहीं है। बट अगर मान लो वो दोनों अलग अलग होते तो हम लोग उनके अरेंजमेंट के लिए 2 फैक्टोरियल करते, बट यहाँ पे वो दोनों सेम है। अब अगर ये दोनों सेम है तो फिर वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक्चुअली वो 1 ही हो जाता है। ठीक है। तीसरा, अगर मैं ऐसा बात करूं कि नो 2 A's आर टूगेदर, मतलब अलग अलग तरीके से बात कर सकते हैं। नो 2 A's आर टूगेदर और ऑल A's आर सेपरेटेड। अब ऑल A's आर सेपरेटेड में थोड़ा सा वर्डिंग में कोई खेल सकता है, बट ऑल आर सेपरेटेड मतलब सब लोग अलग अलग है। हाँ, अगर इसमें ऐसा पूछा ऑल A आर नॉट टूगेदर, तब बात अलग है। ऑल A आर नॉट टूगेदर मतलब कि सबके सब एक साथ नहीं है, मतलब कुछ लोग साथ में हो सकते हैं। बट हाँ, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि ऑल A's आर नॉट टूगेदर, ये बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं अभी ऑल A's आर सेपरेटेड, मतलब नो 2 A's आर टूगेदर। तो नो 2 A's आर टूगेदर। तो कोई भी 2 A एक साथ में नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं गैप मेथड। तो गैप मेथड में क्या करते हैं, तो पहला चीज अपने पास गैप मेथड में क्या है, बची हुई चीजों को पहले ही अरेंज कर दो। मतलब खुद को छोड़ के, मतलब जो कंडीशन है अपने पास उसको छोड़ के बाकी चीजों को अरेंज कर दो। बाकी चीजों को बोलने का मतलब, ठीक है भाई, ए को छोड़ दो, 2 बार बी है, 2 बार डी है, ठीक है, वो 4 लोग हैं, उन 4 लोगों को अरेंज कर दो। तो 4 लोगों को 4 जगह पे अरेंज करेंगे, कितना तरीका। अब वैसे तो 4 फैक्टोरियल होना चाहिए, तो ठीक है, मान लो मैंने लिख दिया 4 फैक्टोरियल, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ओके। तो 4 फैक्टोरियल, हाँ, बट उसमें 2 बी है और 2 ही डी है, तो रिपीट कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हो गया काम अपना यहाँ तक। लेकिन अब ए जो है वो सेपरेटेड होना चाहिए, मतलब ठीक है, यहाँ पे कुछ बी आ गए, इधर भी बी आ गया, लेट्स डी आ गया, डी आ गया, अलग अलग वेज जो भी रहेंगे, इनके आपस में जो भी अरेंजमेंट थे वो हमने लिख लिया। ये वाला जो चीज़ है बी और डी का अरेंजमेंट लिख लिया। तो अब जो बचे हुई जो प्लेसेस है दैट इज गेप्स। तो इन गेप्स में अगर ए आएगा तब ठीक है, एक ए यहाँ पे आया और एक ए यहाँ पे आया, तो उनके बीच में बी आ गया। तो अगर बी आ जाएगा तो फिर वो दोनों साथ में नहीं रहे। हाँ, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं गैप मेथड। तो अपने पास क्या है कि ये जो 4 लोगों की वजह से कितने गैप्स बन रहे हैं, एक ज्यादा गैप, 1 2 3 4 5। क्यों ऐसा? बिकॉज इनिशियल में भी चीज एक गैप बन रहा है और एक लास्ट में भी गैप बन रहा है। तो अगर अपने पास एक एक्स्ट्रा गैप बन रहा है तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर रिमेनिंग चीजें n थी ये, तो जो नंबर ऑफ गेप्स क्रिएट होगी वो n+1 होगी। मतलब n लोगों के बीच में n+1 गेप्स क्रिएट होगी। तो अपने पास यहाँ पे 4 लोग हैं तो 5 गेप्स क्रिएट हुई। लेकिन 5 लोग हैं नहीं बिठाने के लिए अपने पास, 5 में से सिर्फ अपने को कितने लोगों को बिठाना है, वो भी 3। तो ठीक है, तो 5 में से 3 को तुम सेलेक्ट कर लो, 5C3। अब 3 जगह सेलेक्ट हो गई, लेकिन उनके बीच में अरेंजमेंट भी तो हो सकता है।
तब वैसे यहाँ पे तीनों सेम है, लेकिन अगर ए की जगह पे कुछ और होते तो 3 प्लेसेस सेलेक्ट करी, उन 3 प्लेसेस पे 3 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करवाना है। तो शुरुआत में हमने बात करी थी वो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल ज़्यादा यूज़ करेंगे, बिकॉज अरेंजमेंट बदल सकता है। तो अभी ये 5 में से 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब ठीक है, अभी अरेंजमेंट यहाँ पे ठीक है अपने को 3 को ही करने का है, तो 3 फैक्टोरियल। और डिवाइड में भी लेकिन अभी कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज ये 3 फैक्टोरियल तो अरेंजमेंट के लिए था कि ठीक है 3 लोग हैं, लेकिन उसके डिवाइड में क्या है, जितने सिमिलर लोग होंगे। तो यहाँ पे जो अरेंज कर रहे हैं बचे हुए 3 लोग, वो तो 3 ए ही है, तो ठीक है वो 3 फैक्टोरियल से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे तुम नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो इधर कितना आ रहा है भाई, ये 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, तो ये 2 2, और इधर में 5c3 कितना होगा 5 इंटू 4 बाय 2, और 3 3 तो चला ही गया। तो कितना आया है 6 इंटू 10, तो 60 हुआ क्या, ये 5 था। वन 120 कैसे, मेरा तो 60 आ रहा है। अब मैंने कैलकुलेशन सब सही किया है। यस 5c3 इतना ही होता है, 5 4 बाय 2, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सब सही है। हाँ, इसमें अभी किसी को कुछ कन्फ्यूजन है, जो दोनों पार्ट्स लिखे हमने, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। किसी को कुछ कन्फ्यूजन नहीं है? चलो, तो आज के लिए हम लोग इतने रखता है। पीएनसी में और काफ़ी चीज़ें हैं, अभी हमने शुरुआत वाली चीज़ें देखी थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास में और आगे की चीज़ें देखेंगे, और फिर इस पर थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, आज की क्लास में हमने जितना किया, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर, कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन? मतलब ये क्वेश्चन रिपीट करना है? यस सर, ओके। सो बेसिकली देर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज द वेरी सिंपल कि ठीक है, डायरेक्टली बताओ भाई कितने तरीके से तुम सारी चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। तो ठीक है, टोटल 7 लोग थे ना। जब डायरेक्ट ना कोई कंडीशन नहीं है तो हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, सिंपल चीज़ है, जितने टोटल लोग थे उनके टोटल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में द होल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशंस। तो नंबर ऑफ रिपीटेशंस, लेकिन यहाँ पे सिंगल रिपीटेशन नहीं था, देर आर 3 डिफरेंट रिपीटेशन ए। सो अगर ए की बात कर रहा हूँ तो वो 3 बार रिपीट कर रहा है, सेकेंड बी देन डी। सो फॉर द ए वी राइट द 3 फैक्टोरियल इन द डिवीजन, फॉर द बी अगेन 2 फैक्टोरियल, फॉर द डी अगेन 2 फैक्टोरियल। पहला वाला क्वेश्चन अभी हुआ। सेकंड वाले क्वेश्चन में फिर से आता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, आप 2 लोगों को साथ में लेके आओ। कौन से 2 लोग, लेकिन बी। सो बी आर ऑलवेज टुगेदर। तो ये कुछ ऐसा है ना, देखो एक ए है अपने पास, एक ए बचा, एक और ए बचा, फिर ये एक बॉक्स बचा। ठीक है, जहां पे भी जाएगा ये पूरा का पूरा बॉक्स ही जाएगा, मतलब ये इसको अपन ने ऐसा एक साथ ही रखा है। और फिर एक डी है, और फिर एक और डी है। तो हमने बस टोटल ऑब्जेक्ट्स है कितने, ये 1 2 3 4 5 6, देयर आर ओनली 6 ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं, इधर उधर रीअरेंज कर सकते हैं। रीअरेंज करने का मतलब, ये मान लो यहाँ पे रखूंगा मैं ए, तो मुझे इधर ही बी को रखना पड़ेगा, ये बी को मैं ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ, ए को और ब्रेक कर सकता हूँ, इधर डी ले आया, इधर डी ले आया, इधर ए ले आया। ठीक है, ए और डी का मैं कुछ भी अरेंजमेंट करूंगा, बी का भी अरेंजमेंट करूंगा, बट बोथ बी शुड बी टुगेदर। तो यहाँ पे ये बॉक्स साथ में जाएगा, सो उसको हम लोग एक ही क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। सो द टोटल नंबर, सो अभी जो बचेंगे जिनको हम मूव कर सकते हैं ओनली 6 हो जाएंगे, बिकॉज बोथ बी को हमें एक सिंगल काउंट करना पड़ेगा। हाँ, 3 ए को काउंट करेंगे और ये 2 डीज को भी काउंट करेंगे। सो 3 + 2 5 और ये एक 6। ठीक है, इन दोनों में कोई डाउट?
तो थर्ड वाले पे जाएंगे अभी, इन दोनों में कोई डाउट नहीं है, ओके। थर्ड वाले में अपने पास क्या है, थर्ड वाले में कंडीशन है कि आपको ये जो ए है वो साथ में नहीं चाहिए, मतलब कुछ ऐसा कि ठीक है ये बी है, ये बी है, यहाँ पे ए आ जाएगा, इधर भी ए चलेगा, इधर भी ए चलेगा, डी कहीं भी आ सकता है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये बी आया फिर ए अगेन ए, ये गलत है, ठीक है। इधर आप बी डी डी लिख रहे हो, इधर भी डी डी लिख रहे हो, ये चलेगा बिकॉज इसमें कोई भी दो ए साथ में नहीं आए, उनके बीच में एटलीस्ट एक भी तो आ रहा है, ये वाला गलत है। हाँ ऐसा भी चलेगा आपको कि ए फिर दो बी आ गए, फिर एक ए आ गया, फिर दो डी आ गए, फिर एक आ गया, ये भी चलेगा बिकॉज इसमें कोई भी दो ए अपने साथ, मतलब टू एज टुगेदर नहीं है, द एज आर सेपरेटेड, सेपरेटेड मीन्स द कोई ना कोई उन दोनों के बीच में है। सो यहाँ पे ये कंडीशन चलेगा, ये कंडीशन चलेगा, बट ये वाला नहीं चलेगा। तब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है शुरुआत में ए को रखेंगे ही नहीं, ए को छोड़ दो, बाकी लोग को रख दो, बाकी लोग को तो अरेंज कर सकते ना, उनका तो कुछ कंडीशन नहीं है, बी बी और डी डी का, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, तो ठीक है बी बी और डी डी को कहीं भी कुधर भी अरेंजमेंट कर दो। तो बी बी कितने, दो, दो ही तो बी है और टू ही तो डी है भाई अपने पास। तो ये चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों को चार जगह पे अरेंज करने का तरीका, ये पहला केस जो पहला अपन ने क्वेश्चन किया था इसमें सिमिलर वैसा है, ये वाला कि टोटल नंबर ऑफ द टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट, बस और कुछ नहीं करने का, ये वाला केस। तब इसमें अगर मैं करूँगा, लेकिन अब सिर्फ चार लोगों के लिए, वो जो तीन ए है उनके बारे में थोड़ी देर में सोच रहे हैं, पहले सिर्फ इनको अरेंज कर रहे हैं। तो इनमें से बहुत सारे वेज बनेंगे, ये बी बनेगा, बी बनेगा, इधर डी बनेगा, डी ऐसा भी बनेगा, और भी सारे वेज बनेंगे। कितने बनेंगे लेकिन ये वेज, तो 4 लेटर्स है ये, 2b 2d, सो 4 वर्ड्स है तो 4 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें दो रिपीट कर रहा है, सो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो हुआ मेरे पास किसकी वजह से, ओनली फॉर बी बी एंड डी डी। अब एक ही कहानी, तो ए, क्या एक सिंगल ए को यहाँ पे बिठा सकता हूँ मैं, पॉसिबल है इधर बिठाऊँ ए को, यस है, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहाँ आया तो ए यहाँ भी जा सकता है, ए इधर भी जा सकता है, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ए इधर था एक इधर था, दूसरे ए को भी मैंने इधर ही बिठा दिया, नहीं, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दो ए साथ में आ गए। तो अब अगर मुझे ए चाहिए तो इसके साथ में नहीं चलेगा, इसके साथ में नहीं चलेगा, हाँ इधर चल सकता है, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा, ठीक है, इधर भी चलेगा। अब जैसे एक ए अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो इन 4 प्लेसेस में से कहीं पे भी आ सकता है, बट इसके साथ नहीं आएगा। तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, या तो अपन वैसे उंगलियों पे रख के काम करें, लेकिन उसमें ना वो रिपीटेशन वाले में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो हम लोग ना सिलेक्शन करते हैं, हमें कितने प्लेसेस चाहिए, 3 ए को बिठाने के लिए, भाई 3 ए है तो 3 ए को बिठाने के लिए 3 प्लेसेस ही चाहिए, तो 3 ए के लिए 3 प्लेसेस चाहिए, लेकिन प्लेसेस है कितने, 1 2 3 4 5, तो ये 5 प्लेसेस है अगर मेरे पास, तो 5 प्लेसेस में से मुझे 3 सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 5 क्या होता है, 5C3। ये मैंने 3 प्लेस सेलेक्ट किए, कोई से भी 3 हो सकते हैं, पर ऑल पॉसिबिलिटीज आ गई कि 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 5, ऑल पॉसिबिलिटीज आ गई। अब मान लो कोई 3 तुमने सेलेक्ट कर लिए, ये ऐसे सेलेक्ट हो गए, ये इधर तो बी और डी कुछ है, इधर तो बी डी लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन इन 3 में अब ए को लिखने का कितना तरीका, तो तीनों जगह पे तो ए ही लिखना है, तो ठीक है, वो 1 ही तरीका है। अगर कुछ और होता तो फिर हमें वहाँ पे भी अरेंजमेंट करना पड़ता कि 3 जगह पे 3 लोगों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टर, बट अभी नहीं करने का है, बिकॉज 3 जगह है, 3 जगह पे ए ही लिखना है, तो ओनली 1 वे, ठीक है। अभी समझा क्या,
व्हेन टू ऐड टर्म्स एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई। तुम क्लास के स्टार्टिंग में नहीं थे बेटा वेदांत? हमने काफ़ी बात करी थी उस पर, व्हेन टू ऐड टर्म्स एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई। तुम वीडियो देखोगे, मतलब शायद लेट ज्वाइन किया होगा इसलिए वो वाला चीज़ ऐड और मल्टीप्लाई वाला मिस किया तुमने, पर हमने ये किया था क्लास की शुरुआत में। अभी इसमें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, वो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। अरे यार, बहुत पहले था यार, वो एकदम शुरुआत में हमने वहीं से शुरुआत किया था। तुम उसको, वीडियो आएगा, अभी वहाँ पे पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, वो एकदम शुरुआत में था। ग्रुप पे वीडियो, मतलब यूट्यूब पे अपलोड होगा, आप वहाँ पे देखोगे तो वो शुरुआत वाला चीज़ आपको मिल जाएगा। उसमें हमने डिस्कस किया है कि कब चीज़ों को ऐड करना है और कब हमें मल्टीप्लाई करना है। शुरुआत हमने वहीं से की थी, ठीक है। मतलब सिंपल टर्म्स में हमने उसमें एक चीज़ ये रखा था कि अगर एंड वाली चीज़ें आ रही, मीन्स फर्स्ट भी चाहिए एंड दूसरा कंडीशन भी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें हमें साथ में चाहिए, देन मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऐसा चीज़ आ रहा है आइदर ये चलेगा या फिर आइदर ये, मतलब दोनों में से कोई एक चीज़ भी आ गई तो हम लोग उसको ऐड करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। जैसे अभी वाले जो क्वेश्चंस थे उन सब में अपने पास क्या था, मतलब अभी जो थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया उसमें हमें कंडीशन सारी चाहिए कि ठीक है ये दोनों अलग अलग कुछ भी चलेगा, एंड ये लोग डिफरेंट डिफरेंट ही चाहिए, मतलब ए वाली चीज़ें वो डिफरेंट चाहिए, और बी और डी भी अरेंज्ड होने चाहिए। तो बी और डी के अरेंजमेंट को हमने वहाँ पे लिखा एंड ए के अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज बी और डी के अरेंजमेंट के साथ में ए भी चाहिए था। अगर ऐसा होता कि आइदर आप बी और डी को ले लो, आइदर ए को ले लो, फिर ठीक है आप प्लस करोगे, बट यहाँ पे दोनों चीज़ें चाहिए थी, तो इसलिए मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, ठीक है। सर एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं? हाँ करेंगे ना हम लोग कमिंग क्लासेस में एडवांस के क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे रहते हैं, करेंगे कमिंग क्लासेस में एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज का क्लास अपना इधर ही तक था। और कुछ डाउट है? होप सबको समझा होगा। चलो तो अभी मैं मीटिंग एंड करता हूँ। हाँ मैम, हुआ है किया, मैंने एंड किया। आपको काफ़ी टाइम लेट तक रुकना पड़ा, वो है ना, मैं डाउट पूछ लिया था मैंने।